Welcome dear students in the session of acid and base. This one is the fifth part, and in this part we will discuss about the relative strength of hydroacids. Means here we will see that how the strength of hydroacids depends upon other factors for its acidity. So students, let's see the topic. Yes students, हम discuss कर रहे हैं relative strength of acid. Relative strength of an acid. इससे पहले जो वीडियो लेक्चर्स थे उसके अंदर हमने एसिड बेस की डेफिनेशन पढ़ी, अलग अलग कंसेप्ट्स के थ्रू, एरेनियस के थ्रू, लुईस के थ्रू, ब्रोंस्टेड लोवेरी कंसेप्ट्स के थ्रू, ठीक है। इस तरह से हमने जो है अलग अलग कंसेप्ट्स के अकॉर्डिंग एसिड एंड बेस की डेफिनेशन पढ़ी थी। अब हम देख रहे हैं कि स्ट्रेंथ क्या है एसिड्स की, ठीक है, उसको कैसे मेजर करेंगे हम, ठीक है। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ के अंदर हम क्या बोल सकते हैं कि हमारे पास आयोनाइजेशन जो होता है, द एक्सटेंट ऑफ आयोनाइजेशन जो है वो मेजर करता है आपके पास किसको, एसिडिक स्ट्रेंथ को। तो अभी हम यहाँ पे राइट डाउन करेंगे दैट इट इज द extent of ionization, extent of ionization, extent of ionization of an acid which decide या which can say which measure the strength of acid, which measure the strength of an एसिड, ठीक है। अरेनियस ने जब इसका कंसेप्ट दिया था तब भी उसने यही कहा था कि वाटर के अंदर जब हम किसी एसिड को डिसॉल्व करते हैं तो कितने H पॉजिटिव आयन देता है, ठीक है, किस तरह से H पॉजिटिव आयन देगा, वो जो है वो डिसाइड करती थी कि आपका एसिड स्ट्रॉन्ग था या वीक है, ठीक है। तो मतलब हम यहाँ पर क्या मेजर करने वाले हैं, मतलब यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि यदि हमने ये देखा कि आयोनाइजेशन किसके अंदर ज्यादा या कम है, उसी के अकॉर्डिंग उसकी स्ट्रेंथ होती है, ठीक है। सेकेंड थिंग क्या है कि यदि मेरे पास कोई प्रोटोनिक एसिड है, प्रोटोनिक एसिड का मतलब क्या है, प्रोटोनिक एसिड, यदि कोई प्रोटोनिक एसिड है जिसके अंदर प्रोटॉन प्रेजेंट है, H प्रेजेंट है, ठीक है, द प्रोटोनिक एसिड स्ट्रेंथ कैन बी मेजर्ड प्रोटॉन के, जो प्रोटोनिक एसिड होते हैं उसकी स्ट्रेंथ को कैसे मेजर किया जाता है भाई, उसकी स्ट्रेंथ को मेजर किया जाता है बाय इट्स टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन, टू गिव इलेक्ट्रॉन या टू डोनेट प्रोटॉन, ठीक है, कि वो किस तरह से प्रोटॉन डोनेट कर सकता है, कितने प्रोटॉन डोनेट कर सकता है, वो डिसाइड करेगा क्या उसकी स्ट्रेंथ को, एसिडिक है, मोर एसिडिक है, ठीक है, इस तरह से वो उसकी स्ट्रेंथ को डिसाइड करेगा, ठीक है। लाइक मैं प्रोटोनिक एसिड लेती हूँ तो प्रोटोनिक एसिड लाइक मैंने लिया आपके पास HCl लिया, ठीक है, इसी तरह से मैंने क्या लिया H2SO4 लिया, और इसी तरह से मैं लेती हूँ HNO3, ठीक है। तो देखिए इस केसेस के अंदर जब इसका आयोनाइजेशन होता है, ठीक है, जब इनको वाटर में डिजोल्व किया जाता है, ये आयोनाइज होते हैं, तो आयोनाइज होकर ये आपको क्या प्रोवाइड करवाते हैं, दिस प्रोवाइड H पॉजिटिव प्लस क्या देता है, ये आपको H पॉजिटिव देता है और साथ ही साथ आपको देता है Cl नेगेटिव, ठीक है। नेक्स्ट वन H2SO4 है, यदि हम क्या करेंगे वन टाइम इसका डिसोसिएशन करते हैं तो ये देता है H पॉजिटिव एंड देन देता है HSO4 नेगेटिव, देन क्या देता है आपको HSO4 नेगेटिव, HSO4 नेगेटिव, ठीक है। यदि हम क्या देखते हैं HNO3 देखते हैं, ठीक है, तो HNO3 के अंदर क्या होता है अभी आपके पास, यहाँ H पॉजिटिव प्लस में NO3 नेगेटिव। अब देखिए जो यहाँ पर जब हमने सेकंड केस में H2SO4 के केस में आयोनाइजेशन दिखाया है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, ये एसिड जो होता है वो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है, तो आपको क्या दे देगा 2H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव, ठीक है, क्या देता है SO4 2 नेगेटिव। तो हमने इस तरह से देखा ये सारे के सारे क्या है भाई आपके पास, ये सारे के सारे एसिड्स जो थे, HCl एक एसिड है, H2SO4 एक एसिड है, नाइट्रिक एसिड एक एसिड है, ठीक है। हमने डेफिनेशंस जितनी भी पढ़ी थी, कंसेप्ट पढ़े थे, उनके अकॉर्डिंग ये क्या है, एक एसिड है। नाउ क्या ये कंप्लीटली आयोनाइज हुआ, यस, ये क्या होता है, इसके अंदर आयोनाइजेशन क्या है भाई आपके पास, कंप्लीट है, ये कंप्लीटली अपने आयंस के अंदर क्या हो गया है, आयोनाइज हो गया है, और जो कंप्लीटली अपने आयंस के अंदर आयोनाइज हो जाता है उसको बोला जाता है स्ट्रॉन्ग एसिड,
ठीक है। तो हमने रिलेटिव स्ट्रेंथ देखी है एसिड्स की, किसके बिहाफ पर देखी है कि उनका आयोनाइजेशन कितना हुआ है, एक्सटेंट ऑफ आयोनाइजेशन कितना है उनका, ठीक है। तो यदि एक्सटेंट ऑफ आयोनाइजेशन हाइयर है तो इट मीन्स वो आपके पास एसिड जो है वो कैसा एसिड है, वो ऐसा एसिड जो है आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। और एग्जांपल्स देखते हैं। अब देखिए कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं, हम कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं। लाइक आपके पास क्या है, CH3C डबल बॉन्ड OH है, ये मैंने लिया CH3C डबल बॉन्ड OH लिया। इसी तरह से मैंने आपके पास लिया HF ले लिया, HCl ले लिया, ठीक है। उसके बाद मैं ले लेती हूँ H3BO3, ठीक है। इसी तरह से मैं ले लेती हूँ H2CO3, ठीक है। इसी तरह से मैंने लिया HC डबल बॉन्ड OH, ठीक है। ये मैंने आपके पास एसिड लिए। जब इनका डिसोसिएशन होता है तो इनके आयंस और इसके जो अनडिसोसिएटेड पार्ट होता है उसके बीच में क्या आता है, इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाता है। इट मीन्स रिएक्शन फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड डायरेक्शंस में इजीली पॉसिबल हो जाती है, ठीक है। तो इस केस में जब इसका डिसोसिएशन हुआ तो इसने डिसोसिएट होकर आपको क्या प्रोवाइड करवाया, देखिए। एक तो ये आपको प्रोवाइड कराता है H पॉजिटिव, CH3C डबल बॉन्ड OH है, ये आपको प्रोवाइड कराता है H पॉजिटिव, प्लस में क्या देगा ये CH3C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ठीक है। सेकंड केस के अंदर ये आपको प्रोवाइड कराता है H पॉजिटिव, प्लस में क्या दे देता है, ये आपको देता है F नेगेटिव, ठीक है। थर्ड केस HCN है तो HCN के केस में आपको देगा H पॉजिटिव एंड साथ ही साथ ये आपको देता है CN नेगेटिव। नेक्स्ट केस जिसके अंदर H3BO3 है, उस केस में आपके पास क्या मिलता है, देखिए यहाँ पर आपको मिलता है H पॉजिटिव, प्लस में क्या देता है ये आपके पास H2BO3 नेगेटिव, ठीक है। H2BO3 नेगेटिव। नेक्स्ट केस आपके पास क्या दे रखा है, H2CO3, तो इस केस में आपको दिया जाता है H पॉजिटिव, प्लस में बाई साइड प्रोडक्ट जो निकलता है वो क्या होता है आपके पास HCO3 नेगेटिव, ठीक है। लास्ट वन जो आपके पास है HC डबल बॉन्ड OH, तो उसके अंदर आपको मिलता है H पॉजिटिव और साथ ही साथ क्या देगा, H पॉजिटिव के साथ ही आपको देता है HC डबल बॉन्ड O नेगेटिव। अब देखिए यहाँ और एक केस मैंने पीछे लिया था H2SO4, तो उसके अंदर भी क्या थे, मोर देन जो है 1 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट थे। तो उसके केस में क्या हुआ, दोनों के दोनों हाइड्रोजन जो थे वो आयोनाइज हो गए थे। लेकिन इसी तरह यदि मैं यहाँ एग्जाम्पल देखूं H3BO3 H2CO3, तो इस केस में क्या हुआ है, ओनली क्या हो रखा है, ओनली 1 हाइड्रोजन ही क्या हुआ है, डिसोसिएट हुआ है, ठीक है। 1 हाइड्रोजन ही क्या हुआ है, डिसोसिएट हुआ है। कंप्लीट डिसोसिएशन इन तरह के मॉलिक्यूल्स के अंदर नहीं होता, और यदि हो भी जाता है तो फिर दोबारा से बैकवर्ड डायरेक्शन में हो जाता है, कंप्लीट तो होगा ही नहीं। और यदि हो जाता है तो बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है, फिर दोबारा से कंबाइन करके रिएक्टेंट की फॉर्मेशन वो कर देते हैं, ठीक है। इट मीन्स यहाँ पर जो आयंस थे वो मतलब जो भी आपके पास मॉलिक्यूल था वो कंप्लीटली आयोनाइज नहीं हुआ, ठीक है। तो इन सभी के केसेस में हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, दीज आयंस आयोनाइज तो हुए हैं, ये आयोनाइज तो ये हुए हैं लेकिन लेसर एक्सटेंट है उसका, ठीक है। दीज आयंस आयोनाइज, दीज आयोनाइज टू ए लेसर एक्सटेंट, टू ए लेसर एक्सटेंट, कम मात्रा में ये क्या हुए हैं भाई, आपके पास आयोनाइज हुए हैं। और इस या फिर आप ये भी कह सकते हो डू नॉट कंप्लीटली आयोनाइज, और वी कैन से डू नॉट कंप्लीटली आयोनाइज, ये कंप्लीटली आयोनाइज नहीं हुए हैं, ठीक है। कंप्लीटली आयोनाइज नहीं हुए हैं तो इनको बोला गया, जिनके अंदर एक्सटेंट ऑफ आयोनाइजेशन कम है वो आपके पास है वीक एसिड। वो क्या है आपके पास, वीक एसिड्स है, ठीक है। वो क्या है, वीक एसिड है, ठीक है। तो स्ट्रेंथ को देखने के लिए मैंने क्या देखा, मैंने आयोनाइजेशन देखा कि किसके केस में आयोनाइजेशन ज्यादा है और किसके केस में आयोनाइजेशन कम है। आयोनाइजेशन को स्ट्रेंथ से रिलेट करने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं कि सपोज कीजिए कि आपके पास कोई एसिड गिवन है। लेट अस कंसीडर आयोनाइजेशन ऑफ एन एसिड, आयोनाइजेशन ऑफ एन एसिड। हम एक एसिड लेते हैं और उसका आयोनाइजेशन जो है वो देखते हैं। सपोज कीजिए मेरे पास एक एसिड HA है, ठीक है। एसिड का नाम मैंने लिखा HA, ठीक है, कम जर्नल मैंने लिया। तो इस केस में जब मैंने आयोनाइजेशन देखा तो मेरे पास आयोनाइजेशन आया H पॉजिटिव,
प्लस में क्या आ जाता है, अनायन बनेगा नेगेटिव। ठीक है, नाउ ये क्या है, इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रहा है, तो अकॉर्डिंग टू, यदि आप देखें तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा आपके पास, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम, लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम आपके पास क्या आएगा, ये यदि मैं यहाँ से कांस्टेंट निकालूं, ठीक है, इक्विलिब्रियम यदि कांस्टेंट की वैल्यू मैं यहाँ से निकालूं तो आपके पास क्या आ जाती है, के ए। एसिड के लिए मैंने क्या लिखा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को के ए लिखा, तो वो क्या आती है आपके पास, वो आती है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन। यहाँ पर क्या आएगी, प्रोडक्ट के जो भी आयंस हैं उनका प्रोडक्ट, ठीक है, उनकी कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट, और अपोन में आती है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। ठीक है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए REA रिएक्टेंट, वन से मिनट, दिस वन इज नॉट, दिस वन रिएक्टेंट, स्पेलिंग क्या होगी, रिएक्टेंट। ओके, नाउ यहाँ पे आप देखेंगे तो प्रोडक्ट क्या है आपके पास, देखिए मैंने रिएक्शन जो जनरल इक्वेशन क्या लिखी थी, ये लिखी थी। ठीक है, इस इक्वेशन से यदि मैं आपसे के ए की वैल्यू निकलवाने के लिए बोलूँ तो आप के ए के लिए क्या लिखोगे, के ए हियर, के ए जो है वो आपके पास क्या आ जाता है, के ए वो आता है आपके पास इज इक्वल टू, के ए इज इक्वल टू आता है आपके पास प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या है, प्रोडक्ट के आयंस की कंसंट्रेशन, कौन कौन से आयंस है इसके अंदर आयंस है H पॉजिटिव एंड ए नेगेटिव। अपोन में क्या आ जाएगा, अपोन में आ जाता है रिएक्टेंट जो कि अनडिसोशिएटेड है, तो उसको मैंने लिखा HA। ठीक है, तो आप यहाँ से ये जो आपके पास फॉर्मूला आता है ये किसके लिए आता है, ये फॉर्मूला यहाँ आपके पास आता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए। ठीक है, अब इसका कैसे रोल होगा, ये कैसे हमें बताएगा कि कोई एसिड स्ट्रॉन्ग है या वीक है। ठीक है, तो मैं यहाँ डिनोट कर देती हूँ के ए क्या है भी आपके पास, इट इज अ डिसोसिएशन कांस्टेंट, इट इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी इसको बोल सकते हो, और इसको क्या बोल सकते हो, आयोनाइजेशन कांस्टेंट, आयोनाइजेशन कांस्टेंट किसका है, ऑफ एन एसिड, ऑफ एन एसिड, एसिड का आपके पास डिसोसिएशन या आयोनाइजेशन कांस्टेंट है ये। इसी तरह से जो HA और HB, HA और यहाँ पर H और A है वो क्या है भी आपके पास, कंसंट्रेशन ऑफ आयंस ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, और HA क्या है भी आपके पास, कंसंट्रेशन ऑफ अनडिसोशिएटेड रिएक्टेंट, जो अनडिसोशिएटेड था पहले, जब उसकी कंसंट्रेशन मतलब जब वो पहले आयोनाइज नहीं हुआ था उसकी। ठीक है, अब यहाँ से देखिए आपके पास क्या आता है, नाउ देखिए आपके पास क्या आया है, आपके पास आया के ए इज इक्वल टू क्या आ गया, अभी अभी हमने बताया कंसंट्रेशन किसकी, प्रोडक्ट्स की। ठीक है, प्रोडक्ट के आयंस की कंसंट्रेशंस, ठीक है, उनका प्रोडक्ट होता है, अपोन में क्या होता है भाई, जो अनडिसोशिएटेड रिएक्टेंट है उसका। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया है फॉर्मूला, ये आपके पास क्या आ गया है, फॉर्मूला फॉर के ए। अब इस के ए का क्या रोल रहेगा, ठीक है, क्या बताएगा ये हमें, तो देखिए जो के ए होता है, दिस के ए, ये जो के होता है ये आपको क्या बताता है, इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो ये बताएगा कि एसिड की स्ट्रेंथ क्या है, ज्यादा है या कम है। तो हम इसको यहाँ पर लिख सकते हैं, इट्स मैग्नीट्यूड, इट्स मैग्नीट्यूड मेजर द relative strength of acid, measure the relative strength of an acid। ठीक है, इसकी जो वैल्यू आएगी ना वो आपको ये बताएगी कि आपका एसिड स्ट्रॉन्ग है या वीक है। कैसे बताएगी, देखिए इसके लिए ये बोला गया है कि जो Ka की वैल्यू होती है, Ka की जो वैल्यू होती है, Ka मतलब क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके पास एसिड की स्ट्रेंथ के, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, एसिड की स्ट्रेंथ के। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ दैट इज कि यदि आपके पास
दैट इज, इसका मतलब होता है कि यदि आपके पास Ka की वैल्यू लार्जर है या मोर वैल्यू है, ठीक है, दैट इज मोर, और वी कैन से लार्जर वैल्यू ऑफ Ka, Ka की वैल्यू क्या है आपके पास, लार्जर है, लार्जर वैल्यू ऑफ Ka, मोर विल बी द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, ठीक है, मोर विल बी द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, ठीक है, वो क्या रहेगी, एसिड की स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा रहेगी। आई होप आपको समझ में आया कि जितनी ज्यादा आपके पास Ka की वैल्यू होगी उतनी ही ज्यादा आपके पास एसिड की स्ट्रेंथ होगी, या आप इसका उल्टा भी कह सकते हो, और वाइस वर्सा, ठीक है। और इसका उल्टा हो जाएगा कि यदि Ka की वैल्यू कम है तो इसका मतलब क्या है, आपका जो एसिड है वो क्या है, वीक एसिड है, ठीक है, आपका एसिड जो है वो वीक एसिड है। नाउ देखिए, जब हम डिसोसिएशन को एक्सप्रेस करते हैं तो हम एक टर्म यूज करते हैं, ठीक है, हम एक टर्म यूज करते हैं, और वो टर्म क्या होती है आपके पास, pKa। जैसे आपके पास क्या होती है, जैसे pH वैल्यू होती है जिसके ऊपर आप क्या बताते हो कि 7 है तो न्यूट्रल है, 7 से ज्यादा है तो बेसिक है, और 7 से कम है तो एसिडिक है, वैसे ही एक pKa होता है जो कि एनालॉगस टू pH होता है। तो उसके अकॉर्डिंग आपके पास यहाँ क्या आता है, माइनस लॉग ऑफ Ka, ठीक है, pKa वैल्यू होती है एसिड्स की, वो क्या होती है आपके पास, माइनस लॉग ऑफ Ka होता है। जैसे आपके पास हम कहते हैं ना, जैसे लाइक आपके पास क्या होता था, जो pH होता था, pH होता था वो किसके बराबर होता था, माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव, है ना। उसी तरह से आपके पास pKa क्या होता है, आपके पास pKa होता है माइनस लॉग ऑफ Ka, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, pKa इज इक्वल टू, माइनस टर्म को हम यदि यहाँ से हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा log Ka, ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास क्या होगा, pKa से Ka का रिलेशन हम यहाँ से बता सकते हैं। यदि आपको pKa की वैल्यू दे रखी है, ठीक है, यदि आपको pKa की वैल्यू दे रखी है तो आप उसके अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, Ka की वैल्यू बता सकते हो। Ka की वैल्यू यदि आपको पता है तो आप स्ट्रेंथ बता सकते हो, ठीक है। तो इसका मतलब देखो यहाँ पर क्या है कि यदि pKa इंक्रीज होगा देन आपके पास Ka क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो Ka डिक्रीज होगा, या आप ये कह सकते हो यदि pKa डिक्रीज होता है, ठीक है, देन आपके पास Ka डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। मतलब क्या हुआ, यदि pKa की वैल्यू आपके पास क्या है, ज्यादा है, तो उस केस में डिसोसिएशन क्या होगा, कम होगा। यदि डिसोसिएशन कम होगा तो ऑब्वियसली वो जो एसिड होगा वो आपके पास कैसा एसिड होगा, वीक एसिड। तो इसमें हम कह सकते हैं वीक एसिड मिलेगा, और इसके केस में आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड मिलेगा। चलो देखते हैं कैसे होता है। यस, इसके लिए हम क्या देखते हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यूज देख लेते हैं कुछ एसिड्स की, ठीक है। तो देखिए आपके पास यदि कोई एसिड गिवन है यहाँ पर, ठीक है, मैं यहाँ पर सारे एसिड राइट डाउन करूंगी नीचे कि शायद आप की स्टार्टिंग में जैसे आपके पास एसिड है, आपके पास यहाँ पर एसिड गिवन है HF, ठीक है, देन आपके पास गिवन है CH3 C डबल बॉन्ड OH, देन आपके पास गिवन है HCN, ठीक है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं किसको, H2CO3 को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम करेंगे HC डबल बॉन्ड H को, उसके बाद HCl को, एंड देन HBr को, ठीक है। इनको हम डिस्कस करने वाले हैं, इसको हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, HBr, ठीक है। नाउ देखिए, इन केसेस के अंदर जब मैंने इनका डिसोसिएशन देखा, ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ इनकी डिसोसिएशन रिएक्शंस, कि जब HF का डिसोसिएशन देखा आपने तो HF ने क्या दिया, ठीक है, ये आपको क्या देता है, H पॉजिटिव देता है, और साथ ही साथ क्या दे रहा है, F नेगेटिव, ठीक है। नेक्स्ट केस में जब आपने CH3COH का डिसोसिएशन देखा है, ठीक है, तो उस डिसोसिएशन में आपको क्या दे रहा है भाई, ये आपको दे रहा है H पॉजिटिव, प्लस में क्या आ जाता है, H पॉजिटिव प्लस में क्या आ रहा है यहाँ पर CH3C डबल बॉन्ड O, CH3C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ठीक है। नेक्स्ट केस में भी डिसोसिएशन, हम इन सभी के केसेस में डिसोसिएशन देखेंगे, उनकी pK वैल्यू कुछ गिवन है, उसके बिहाफ पर हम बताएंगे कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है और कौन सा एसिड वीक है, ठीक है। तो इनके केस में भी आपको क्या मिलता है भाई, इसके केस में भी आपको H पॉजिटिव मिलता है, ठीक है, साथ ही साथ क्या मिलता है आपके पास
Cn नेगेटिव मिलता है। नेक्स्ट केस में आपके पास H2 दे रखा है, CO3 गिवन है, इसके केस में आपको मिलता है H पॉजिटिव, प्लस में क्या मिलता है भाई आपके पास HCO3 नेगेटिव। नेक्स्ट केस क्या है HC डबल बॉन्ड OH, तो ये H पॉजिटिव देगा, साथ ही साथ क्या देता है, ये देता है आपके पास HC डबल बॉन्ड O नेगेटिव। ठीक है, नेक्स्ट केस क्या है आपके पास H पॉजिटिव, प्लस में क्या है Cl नेगेटिव। नेक्स्ट केस में आपके पास क्या मिलेगा, नेक्स्ट केस में आपको मिलेगा H पॉजिटिव, प्लस में क्या हो जाएगा Br नेगेटिव। यस, ये आप सभी जो है इनका डिसोसिएशन इजीली कर सकते हो। ठीक है, प्रोटॉन को आउट करना है, बाकी जो है एनायन की फॉर्मेशन आपके पास होगी। नाउ देखिए, इनके pKa की वैल्यू गिवन है। ठीक है, इनके pKa की वैल्यू गिवन है। लाइक जो फर्स्ट है आपके पास, उसकी जो वैल्यू यहाँ पर गिवन है दैट इज 3.45। 3.45। सेकंड की जो वैल्यू है CH3 डबल बॉन्ड OH की दैट इज 4.76। ठीक है, HCN की जो वैल्यू गिवन है दैट इज 6.41। ओके, H2CO3 की जो वैल्यू यहाँ पर है 6.36 एंड आफ्टर दैट जो आपके पास HC डबल बॉन्ड OH है उसके pKa की वैल्यू है आपके पास 3.70। नाउ HCl की जो वैल्यू गिवन है दैट इज 7.40 एंड HBr की वैल्यू यहाँ पर है -9.00। ठीक है, तो अब यहाँ से pKa वैल्यू आपको दिखाई दे रही है। अब आप यदि आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर सबसे बड़ी वैल्यू किसकी है, सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है, तो ऑब्वियसली आप यहाँ पर बता सकते हैं कि आपके पास सबसे ज्यादा वैल्यू, बड़ी वैल्यू किसकी है, सबसे ज्यादा वैल्यू यहाँ पर कैसी होगी, पॉजिटिव में देखी जाएगी, वैल्यू बड़ी होगी। तो पॉजिटिव में यदि देखा जाए तो पॉजिटिव में सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी हो जाती है भाई आपके पास HCN की। ठीक है, किसकी हो जाती है आपके पास HCN की। तो यहाँ पर जब HCN की वैल्यू इतनी ज्यादा है और लिस्ट वैल्यू यदि आपसे पूछी जाए तो वो है आपके पास -9.00। ठीक है, अब देखो आपको दो चीजें मिली, आपको क्या मिली, हमें दो चीजें यहाँ पर मिल गई है। ठीक है, वो क्या मिली है, आपने कहा कि आपके पास क्या है, सबसे हाईएस्ट वैल्यू, हाईएस्ट वैल्यू किसकी मिली, pKa की। एसिड के केस में सबसे हाईएस्ट वैल्यू pKa की, pKa जो वैल्यू है सबसे हाईएस्ट किसके केस में मिली है, HCN के केस में 6.41। ठीक है, और लोवेस्ट वैल्यू किसकी मिली है, लोवेस्ट वैल्यू ऑफ pKa किसके केस में मिलती है, HBr के केस में, और वो मिलती है आपके पास -9.00। यहाँ पे मिली है HCN के केस में और ये मिली है HBr के केस में। ठीक है, ऐसा ही हुआ है। अब देखिए, आपने अभी अभी एक रिलेशन पढ़ा है, और रिलेशन क्या पढ़ा था आपने कि जो pKa होती है वो क्या होता है भाई 1/, एक मिनट मैं उसको क्या लिखूंगी, यहाँ पर हम इसको राइट डाउन कर रहे हैं, pKa वैल्यू, pKa वैल्यू क्या होती है 1/ में log Ka। ठीक है, मतलब pKa की वैल्यू यदि ज्यादा है तो उसका Ka की वैल्यू क्या मिलेगी, आपको कम मिलेगी। इसका मतलब यहाँ फर्स्ट वाले केस में Ka की वैल्यू क्या है, लो है। ठीक है, आप क्या बोल सकते हो, लो है। और सेकंड केस में जो Ka है उसकी वैल्यू आपके पास क्या है, मोर है, ज्यादा है। ठीक है, तो जिसकी हमने एक और रिलेशन भी पढ़ा था, क्या पढ़ा था, स्ट्रेंथ जो होती है Ka डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ, जो जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उसके Ka की वैल्यू भी उतनी ही ज्यादा होगी। अब देखिए Ka की वैल्यू ज्यादा किस में है, Ka की वैल्यू ज्यादा है HBr में। ठीक है, इसका मतलब ये जो है आपके पास, ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये यहाँ पर होगा स्ट्रॉन्ग एसिड। क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग एसिड। ये यहाँ पर होता है स्ट्रॉन्ग एसिड। मैं इसको यहाँ राइट डाउन करती हूँ कि ये आपके पास क्या होगा, यहाँ से ये जो है दिस वन इज, या फिर आप कह सकते हो HBr, दिस इज द स्ट्रॉन्ग एसिड। और जो आपके पास इसकी वैल्यू कम थी HCN की, ये क्या हो गया आपके पास वीक एसिड। ये क्या हो गया, वीक एसिड। मतलब ऑब्वियसली आपको पता चल गया कि जिसके pKa की वैल्यू ज्यादा है, इट मींस वो क्या करेगा, आपके पास वीक एसिड रहेगा, और जिसके pKa की वैल्यू कम है वो आपके पास ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा। ठीक है, तो pKa वैल्यू को आप स्ट्रेंथ के साथ कोरिलेट कर सकते हो, ज्यादा तो कम मिलेगी स्ट्रेंथ, और कम होगी वैल्यू यदि pKa की तो स्ट्रेंथ क्या मिलेगी, ज्यादा मिलेगी। ठीक है, नाउ pKa वैल्यू जो है हम पॉलीप्रोटिक एसिड्स के केस में देखते हैं। ठीक है,
पॉलीप्रोटिक एसिड के केस में डिस्कस करते हैं। देखिए पॉलीप्रोटिक एसिड्स मैंने आपको क्या बताया था कि ऐसे एसिड्स जिसके अंदर क्या हो भाई, एक से ज्यादा आयोनाइजेबल हाइड्रोजन्स हो। सो वी कैन राइट हियर which contain more than one ionizable हाइड्रोजन, जिसके अंदर एक से ज्यादा आयोनाइजेबल हाइड्रोजन हो। आयोनाइजेबल हाइड्रोजन का मतलब क्या है भाई, जो आयंस के अंदर कन्वर्ट हो जाए। ये नहीं है कि उसके अंदर हाइड्रोजन तो 10 पड़े हो लेकिन वो आयोनाइज नहीं हो रहे हो, दैट इज द नॉट द पॉलीप्रोटिक एसिड्स। ठीक है, पॉलीप्रोटिक एसिड वही रहेगा जिसके अंदर आयोनाइजेबल हाइड्रोजन एक से ज्यादा हो। ठीक है, वहां से एक से ज्यादा हाइड्रोजन रिमूव हो सकते हो। ठीक है, एग्जाम्पल्स देखिए, एग्जाम्पल्स में मैंने आपको पहले एक एग्जाम्पल दिया था। एग्जाम्पल किसका था, अमलराज का, जिसको आप क्या बोलते हो, H2SO4, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। नाउ इसके केस में जब आप देखते हैं, ठीक है, तो इसमें डिसोसिएशन जो है वो क्या होगा, 2 स्टेप्स के अंदर होता है। फर्स्ट केस में यदि मैं बात करूं तो H2SO4 है, ठीक है, आपके पास क्या है, H2SO4, H2SO4। इसका जब डिसोसिएशन होता है तो ये डिसोशिएट होकर आपको क्या प्रोवाइड कराता है, ये आपको देता है H पॉजिटिव और साथ ही साथ आपके पास मिलता है HSO4 नेगेटिव। ठीक है, दिस वन इज द फर्स्ट थिंग। नाउ सेकंड देखिए, सेकंड क्या होगा, जो HSO4 आपको मिला था, जो HSO4 आपको मिला है HSO4 नेगेटिव, ये फर्दर डिसोशिएट होगा और फर्दर डिसोशिएट होकर आपको अगेन एक हाइड्रोजन दे देता है और साथ ही साथ देता है SO4 नेगेटिव। ठीक है, नाउ यदि मैं एक लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम के अकॉर्डिंग देखूं तो इसके Ka की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू हम दोनों केसेस में फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू यदि मैं फर्स्ट केस में देखती हूँ तो Ka1 हो गया, ए किस लिए लगाया है मैंने के साथ ए, इट इज फॉर द एसिड्स। ठीक है, एसिड मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड्स, और फर्स्ट लगाया है क्योंकि मैंने फर्स्ट केस माना। ठीक है, तो इसके केस में जब आप डिसोसिएशन कांस्टेंट देखते हो तो उस पे क्या आएगा, प्रोडक्ट के कंसंट्रेशंस का प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या है, H पॉजिटिव है और क्या है HSO4 नेगेटिव। अपोन में क्या आ जाता है भाई, जो अनडिसोशिएटेड रिएक्टेंट होता है, ठीक है, जो पहले डिसोशिएट नहीं हुआ था उसकी कंसंट्रेशन। इसी तरह से आप क्या कर सकते हो, सेकंड केस की भी निकाल सकते हो, Ka2। ठीक है, Ka2 की निकालोगे तो क्या आ जाएगा, इसमें आपके पास आएगा H पॉजिटिव बट यहाँ पर क्या आएगा SO4 नेगेटिव। ठीक है, और आपके पास नीचे क्या आ जाता है SSO4 नेगेटिव। ठीक है, यही था। नाउ इस केस के अंदर ये ऑब्जर्व किया गया, ठीक है, एक्सपेरिमेंटली इसके अंदर क्या किया गया, ये ऑब्जर्व किया गया कि आपके पास जो Ka की वैल्यू है, जो Ka की वैल्यू है, Ka की वैल्यू है वो क्या है, हाई है। Ka की वैल्यू हाई है और K2 की वैल्यू Ka2, Ka1 और सॉरी दिस वन इज Ka1 एंड दिस वन इज Ka2। तो Ka2 की वैल्यू यदि है वो क्या मिली आपको, वहां पर लो मिली। लो कितनी थी, उसकी वैल्यू अप्रोक्स थी 1.3 इंटू 10⁻²। ठीक है, ये इस तरह से इनके Ka की वैल्यू ऑब्टेन हुई एक्सपेरिमेंटली। तो देखिए इसमें क्या फाइंड आउट किया गया, इससे आप सीधा समझ सकते हो कि H2SO4 जो है ना वो तो कंप्लीट आयोनाइज हो जाता है। ठीक है, जो यहाँ पर है, ये जो मैं यहाँ राइट डाउन कर रही हूँ, ये जो H2SO4 है ना ये तो कंप्लीट आयोनाइज हो गया H पॉजिटिव और HSO4 नेगेटिव के अंदर। बट ये जो H पॉजिटिव, ये जो सेकंड दिया है HSO4 नेगेटिव, ये जो है आयोनाइज तो हुआ है लेकिन कम अमाउंट में हुआ है, लेस एक्सटेंट में हुआ है। और किसके अंदर आयोनाइज हुआ है, H पॉजिटिव प्लस SO4 नेगेटिव के अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर यदि आपसे स्ट्रेंथ पूछ ली जाए कि किसकी ज्यादा होगी, तो स्ट्रेंथ किसके अंदर होगी भाई, स्ट्रेंथ ज्यादा होगी H2SO4 की, जो वो फर्स्ट टाइम क्या हुआ है, आयोनाइज हुआ है। ठीक है, तो सॉल्यूशन के अंदर जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है उसमें तो ये दोनों ही स्टेट इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं। ये दोनों स्टेट किसमें एग्जिस्ट करती है, इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो आपको यहाँ से इजीली पता चल गया कि हमारे पास किससे रिलेट किया हमने इसको रिलेट किया Ka की वैल्यू से। जिसकी Ka की वैल्यू हाई थी उसकी स्ट्रेंथ क्या हो गई आपके पास, मोर एसिडिक। मोर एसिडिक मतलब डिसोसिएशन क्या हुआ है, मोर डिसोसिएशन।
ठीक है, डिसोसिएशन उसमें ज्यादा है। और जिसके केस में आपके पास लेस वैल्यू है तो वो क्या होगा, लेस एसिडिक। ठीक है, वो लेस एसिडिक है। यदि आपसे पूछा जाए कि HSO4, H2SO4 एंड HSO4 नेगेटिव में कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या रहेगा, H2SO4, क्योंकि ये कंप्लीट डिसोसिएटेड हो जाता है, क्योंकि इसके Ka की वैल्यू ज्यादा है। लेकिन जो HSO4 नेगेटिव है ये कम एक्सटेंट तक आयोनाइज हो पाता है, दैट्स वाई इसके जो Ka की वैल्यू है वो क्या होती है, लो होती है। ठीक है, नाउ हम देखेंगे ट्रेंड्स क्या रहेंगे इसके अंदर। ठीक है, कैसे चेंज होगा ये ट्रेंड्स इन एसिडिक स्ट्रेंथ, ट्रेंड्स इन एसिडिक स्ट्रेंथ। ओके, नाउ देखिए, यदि मैं क्या करूं, यदि मैं क्या देखती हूँ, लेफ्ट टू राइट देखती हूँ। ठीक है, लेफ्ट टू राइट देखती हूँ पीरियोडिक टेबल के अंदर, तो क्या होता है, तो पीरियोडिक टेबल में जब लेफ्ट टू राइट जाया जाता है, आप क्या करते हो, पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हो, तो उस टाइम क्या होता है कि जो पीके की वैल्यू क्या होती जाएगी आपके पास, यदि कम होती जाएगी तो उस केस में जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो हम इसमें लिख सकते हैं कि यदि मेरे पास गिवन है हायर इज द पीके वैल्यू, ये आप सभी को पता है कि हायर इज द पीके वैल्यू, ये हमने क्या कर लिया है, फाइंड कर लिया है कि हायर इज द, ये आप याद रखेंगे, हायर इज द पीके वैल्यू, weaker is the acid, weaker is the acid, weaker is the acid and vice versa। आई होप ये सभी को पता चल गया होगा कि यदि pKa की वैल्यू, यदि pKa की वैल्यू ज्यादा है तो आपका एसिड कैसा मिलेगा, वीकर मिलेगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, कंक्लूजन निकला था। नाउ अब हम देखते हैं किसकी, हाइड्रो एसिड्स जो होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम किसके देखेंगे, हाइड्रो एसिड्स। हाइड्रो एसिड्स क्या होते हैं भाई, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट रहे। ठीक है, हाइड्रो एसिड्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ, हाइड्रो एसिड्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए पीरियड, ऑफ ए पीरियड। ठीक है, पीरियड के अंदर हाइड्रो एसिड्स की एसिडिक स्ट्रेंथ का क्या ट्रेंड रहेगा। ठीक है, तो जर्नल देखिए, जर्नल क्या होता है कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ है ना, इनके अंदर जो एसिडिक स्ट्रेंथ है, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ बाइनरी एसिड, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ बाइनरी एसिड, ऑफ बाइनरी acid increases on, increasing on, this one is increasing on going from, on going from left to right, going from left to right in a periodic table, left to right across a period, across a पीरियड। ठीक है, पीरियड के अंदर यदि आप चलते हो लेफ्ट टू राइट, ठीक है, किसके अंदर, पीरियोडिक टेबल में, तो आपके पास क्या हो जाता है, वहां पर एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, वो होगी आपके पास इंक्रीज। ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। ओके, एसिडिक स्ट्रेंथ उस केस में क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, एग्जांपल्स देख लीजिए, मैंने पीरियड्स लिए हैं। ठीक है, पीरियोडिक टेबल के अंदर तो क्या गिवन है, लाइक मैंने कहा कि आपके पास हाइड्राइड्स, हाइड्रो एसिड्स बोल रहे हैं, इसने हाइड्रो एसिड्स बोल रहे हैं। ठीक है, तो आपके पास यहाँ गिवन दिया, मैंने दिया CH4। ठीक है, यहाँ पर क्या है आपके पास, CH4, देन मैंने लिखा NH3, कार्बन नाइट्रोजन, देन आपके पास क्या होता है, ऑक्सीजन फैमिली, देन आपके पास आती है फ्लोरीन फैमिली, HF। ठीक है, ये इनके हाइड्रो एसिड्स हैं। ठीक है, नाउ यदि नीचे देखें हम इसके अंदर तो क्या होगा आपके पास, मैं पहले इसी को लिख लेती हूँ। ठीक है, सेकंड जो आप यदि डिस्कस करें तो क्या आती है आपके पास, PH3, देन सल्फर, एंड देन फ्लोरीन के बाद क्लोरीन आता है। ठीक है, HCl हो गया, देन आपके पास आता है AsH3। ठीक है, और उसके बाद आता है आपके पास सेलेनियम हाइड्राइड बन जाएगा, फ्लोरीन के बाद फ्लोरीन क्लोरीन, फिर क्या आएगा आपके पास, ब्रोमीन हाइड्राइड, HBr। नाउ देखिए, इनके pKa की वैल्यू गिवन है, इनके
pKa की वैल्यू हमने यहाँ लिखी है, pKa की वैल्यू फर्स्ट की देखी गई तो 52 थी, ठीक है। सेकंड की ये ऑब्जर्व वैल्यू है, मैं इनको समझाने के लिए यहाँ लिख रही हूँ, 35 मैंने यहाँ लिखा, ठीक है। उसके बाद आपके पास है 14 और HF की है 3, ठीक है। PS3 की जो वैल्यू है वो होती है 27, S2S जो है उसकी वैल्यू होती है 7 और HCl जो है उसकी होती है -7। नेक्स्ट वन जो है आपके पास AS21, सिलीनियम की आपके पास वैल्यू देखिए pKa की 4 और ये है -1, ठीक है। ये जो मैंने रेड कलर से डिनोट की है ये सारी किसकी वैल्यू है, pKa की वैल्यू। अब आप पढ़ के आए, आप क्या पढ़ के आए, pKa इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ किसकी, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। क्लियर है, आपने अभी अभी देखा। और स्ट्रेंथ ऑफ एसिड किस पे डिपेंड करती थी, कांस्टेंट के ऊपर, डिसोसिएशन कांस्टेंट के ऊपर। अब आपको ये देख लेना है, आपको ये यदि आपसे पूछा जाए बताइए कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड यहाँ पर कौन है, पीरियड्स के अंदर डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो डिस्कस करें तो हम इसको देखते हैं, इनके अंदर CH4, NH3, H2O एंड HF। तो इसके अंदर यदि आप देखते हो तो सबसे लेसर वैल्यू किसकी आई है, सबसे लेसर वैल्यू आपके पास किसकी है, सबसे लेसर वैल्यू आपके पास HF की है, 3 आ रखी है। और हाईएस्ट वैल्यू किसकी है भाई आपके पास 52 CH4 की है। तो यहाँ से आपको सीधे सीधे क्या पता चल गया भाई कि यहाँ पर HF जो है वो तो क्या हो गया आपके पास स्ट्रॉन्गेस्ट, जिसकी pKa की वैल्यू कम, इसका मतलब वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग, ठीक है। उसके बाद कौन आ गया आपके पास OH2 और उसके बाद NH3, ठीक है। और उसके बाद क्या है CH4। ये इनका ट्रेंड हो जाएगा यदि मैं फर्स्ट सीरीज का लिखूं। इसी तरह से आप सेकंड सीरीज का लिखोगे तो सेकंड सीरीज के अंदर ट्रेंड्स क्या बन जाएगा भाई, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग PS3, ठीक है। फिर उससे SS2 और फिर सॉरी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग, रॉन्ग लिखा हमने, यहाँ पर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिखना था, नॉट लाइक दिस। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग जिसकी सबसे कम वैल्यू होगी, फिर उससे ज्यादा वैल्यू और फिर सबसे ज्यादा वैल्यू वाला सबसे कम, ठीक है। ये इनका ट्रेंड यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से ब्रोमीन और इनका ट्रेंड, आपने सिर्फ क्या करना है, pKa की वैल्यू यदि गिवन है आपको तो उसको देख के एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ानी है। pKa हमेशा ही स्ट्रेंथ का उल्टा होता है, pKa की वैल्यू जिसकी कम होगी उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी। यस, हमने क्या बताया है, हमने अभी अभी बताया कि HF की एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है H2O का नंबर, फिर उसके बाद आता है आपके पास अमोनिया का नंबर, ठीक है। उसके बाद आया आपके पास CH4 का नंबर, ठीक है। ऐसे ही आया है। उसी तरह आपने क्या बताया था, सेकंड में आपने बताया कि सबसे ज्यादा क्या होगा HCl, यदि सेकंड पीरियड के अंदर देखिए उसी के नीचे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा आपके पास H2S आता है, उसके बाद आपके पास आएगा PH3, ठीक है। इसी तरह से आप आगे देखिए तो आपके पास क्या आ जाएगा HBr और फिर क्या आता है अभी आपके पास H2SC और देन आपके पास आता है AsH3, ठीक है। इसी तरह से आप और भी देख सकते हो कि आपके पास फिर आता है HI का और फिर आता है आपके पास इसका नंबर H2, एक मिनट, यहाँ पर क्या है आपके पास आयोडीन के बाद आपके पास यहाँ पर क्या लिखते हो आप H2, सिलीनियम के बाद क्या आता है टिलेनियम, ठीक है। तो ये आपने ट्रेंड्स देखा, ये आपने क्या देखा है, ट्रेंड देखा है। कहां से कहां देखा है ये ट्रेंड आपने देखा है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियोडिक टेबल, ठीक है। पीरियोडिक टेबल के अंदर आपने ये देखा है कि पीरियोडिक टेबल के अंदर आपने ये देखा कि जो ट्रेंड है वो किस तरह से होता है, लेफ्ट टू राइट। ट्रेंड जो है वो ये है कि आपके पास HF सबसे ज्यादा है, फिर H2O, फिर NH3 और फिर CH4। रीजन क्या है, ऐसा रीजन क्या है इसका, ठीक है। तो देखिए रीजन आप यदि इसके अंदर देखेंगे, रीजन यहाँ पे लिख देते हैं हम कि हम क्या करते हैं, इसको हमने किसके बिहाफ पर देखा है, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। आपको पता है कि जब आप क्या करते हो, जब भी आप क्या करते हो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो किसके अंदर, इन पीरियोडिक टेबल, ठीक है। पीरियोडिक टेबल के अंदर लेफ्ट टू राइट जाते हो तो उस केस में क्या होता है आपके पास, उस केस में आपके पास वहां पर क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है कि नहीं होती है, विद द इंक्रीज इन विद ऑन गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेज। रीजन ये होता है न्यूक्लियर चार्ज वहां पे बढ़ता जाता है,
यही होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी तो उसका मतलब क्या है, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अट्रैक्ट shared paired of electron towards itself, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल यहाँ पर लूँ HF का, तो HF में फ्लोरीन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन इसके बॉन्ड के अंदर प्रेजेंट है वो कहाँ से कहाँ शिफ्ट होने की कोशिश करेंगे, फ्लोरीन की साइड। अब यदि फ्लोरीन की साइड ज्यादा शिफ्ट हो जाएंगे तो आपके जो मोलिक्यूल है उसके अंदर क्या हो जाएगा, आयनिक करेक्टर प्रोड्यूस होगा। आयनिक करेक्टर क्या हो जाएगा उस केस में, इंक्रीज हो जाएगा। और यदि आयनिक करेक्टर इंक्रीज हो गया तो उस केस में ये जो हाइड्रोजन है इसके ऊपर पॉजिटिव और फ्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, और इजीली ये हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज हो सकता है। रिलीज ऑफ हाइड्रोजन इज इजी, ठीक है। आयनिक करेक्टर इंक्रीज, देन रिलीज ऑफ H पॉजिटिव इज इजी, ठीक है। और यदि ऐसा हो गया कि इजीली रिलीज हो गया तो इसका मतलब आपके पास मॉलिक्यूल का एसिडिक कैरेक्टर क्या रहेगा, मोर रहेगा। उस केस में ज्यादा उसका एसिडिक कैरेक्टर रहेगा, ठीक है। तो यही तो केस हमने देखा। जब हम क्या देखते हैं HF, तो HF क्या हाँ लाई करता है, देखो हम पीरियोडिक टेबल के अंदर जब एलिमेंट्स लिखते हैं तो पहले हम लिखते हैं कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन और फिर फ्लोरीन, ठीक है। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होगी, फ्लोरीन की। तो फ्लोरीन उसको क्या कर देगा, ज्यादा आयोनाइज कर देगा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ये ज्यादा आयनिक कैरेक्टर प्रोड्यूस करेगा। यदि ज्यादा आयनिक कैरेक्टर प्रोड्यूस करेगा तो वहां से H पॉजिटिव का रिलीज होना, H पॉजिटिव का रिलीज होना क्या है, ज्यादा इजी है। तो ये क्या करेगा, ज्यादा एसिडिक बिहेवियर शो करेगा, ठीक है। सेम इसी केस में आपके पास क्या होता है, आप ऑक्सीजन आपने यहाँ पर लिखा, उसके बाद देखिए आपके पास सेकंड जो सीरीज है वो क्या होती है, नाइट्रोजन के नीचे क्या आता है आपके पास, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन के नीचे सल्फर और फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन। तो क्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया इस सीरीज के अंदर, ठीक है। ऐसे ही आपके पास क्या आता है, वो इसके नीचे आप लिखते हो आर्सेनिक, ठीक है, और इसके बाद सिलीनियम, और इसके बाद क्या लिखते हो, क्लोरीन के बाद ब्रोमीन, ठीक है। तो इस सीरीज में सबसे ज्यादा कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ब्रोमीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है। सेम इसी तरह से यदि मैं यहाँ पर टिलीनियम लिखूं और यहाँ पर आयोडीन लिखूं तो आयोडीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है टिलीनियम से, तो आयोडीन जो है इजीली जो है हाइड्रोजन को छोड़ देगा, इजीली हाइड्रोजन को छोड़ देगा। तो आयोडीन जो है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा किससे, टिलीनियम। टिलीनियम सॉरी आयोडीन का जो हाइड्राइड है वो ज्यादा एसिडिक रहेगा देन टिलीनियम के हाइड्राइड से, ठीक है। नाउ नाउ यदि हम क्या देखते हैं, एसिडिटी किसके ट्रेंड में, एसिडिटी का यदि आप ट्रेंड देखो, ठीक है, एसिडिटी ट्रेंड किसके अंदर, इन ए ग्रुप, ठीक है। ग्रुप में आप क्या देखोगे, टॉप टू बॉटम देखोगे, टॉप टू बॉटम, ठीक है। आप वहां पर क्या देखोगे, टॉप टू बॉटम देखोगे। तो देखिए इसके केस में आपके पास क्या होता है, कि सपोज कीजिए आपके पास क्या था, यहाँ पर जो वैल्यूज हमने लिखी थी उन वैल्यूज को मैं एक बार फिर से राइट डाउन कर देती हूँ कि आपके पास वैल्यूज क्या है। जब मैंने HF का केस लिया, ठीक है, एक HF का केस लिया था, दूसरा मैंने HCl का केस लिया था, HBr था, और एक क्या है, HI है, ठीक है। अब इनके जो एसिडिक pKa की वैल्यू थी वो क्या थी, 3 थी, फिर उसके बाद उसके पास -7 थी, फिर उसके बाद क्या है -9 और इसकी -11। तो देखिए सबसे कम वैल्यू किसकी है, सबसे कम वैल्यू आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, सबसे कम वैल्यू किसकी है, HI की। और सबसे स्ट्रॉन्ग सबसे ज्यादा वैल्यू इस ग्रुप के अंदर किसकी है, 3 की है। आपने क्या पढ़ा, आपने क्या पढ़ा, pKa इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ, ठीक है, यही आपने पढ़ा है। pKa क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ होता है। नाउ pKa की वैल्यू सबसे ज्यादा किसके अंदर, HF के अंदर, इसका मतलब ये क्या होगा, वीकेस्ट एसिड, सबसे कम एसिड रहेगा। और HI की यदि देखें तो ये क्या होता है, आपके पास सबसे कम pKa वैल्यू है, इसका मतलब ये क्या रहेगा आपके पास, स्ट्रोंगेस्ट एसिड, ये क्या रहेगा आपके पास, स्ट्रोंगेस्ट एसिड, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर बता सकते हो, ग्रुप के अंदर आपने क्या देखा, ग्रुप के अंदर हमने ये देखा, ऑन गोइंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, टॉप टू
बॉटम, यदि आप क्या जाते हो, टॉप टू बॉटम जाते हो, ठीक है, देन आपके पास क्या होता है, देन क्या होगा, ऑन गोइंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम आपके पास क्या है, यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, ठीक है, इंक्रीज होगी क्या, एसिडिक स्ट्रेंथ। ये आपके पास होता है कि यदि आप ऊपर से नीचे गए, ठीक है, पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम आए तो उस केस में एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। जैसे आपके पास HI की एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है, ठीक है, एग्जांपल यहाँ पर हम लिख देते हैं कि आपके पास क्या है भाई, HI, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है हेलोजन फैमिली के अंदर, देन HBr की, देन HCl की, एंड देन आपके पास HF की, ठीक है। इसी तरह से यदि मैं दूसरी सीरीज ले लूँ आपके पास, लाइक आपके पास क्या है, वाटर है, ठीक है, मैंने यहाँ पर लिखा वाटर, H2O है, उसके बाद आपके पास H2S गैस है, देन आपके पास H2SC है सिलीनियम के साथ, और फिर टिलीनियम के साथ हाइड्राइड फॉर्म कर रखा है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, आप टॉप टू बॉटम आए, जब टॉप टू बॉटम आते हैं तो उस केस में क्या होता जाएगा भाई, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, इंक्रीज होगी। यदि इंक्रीज होगी तो सबसे ज्यादा किसकी हो गई, सबसे ज्यादा हो गई इसमें स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, H2TE, ठीक है, उसकी स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है। देन आपके पास क्या है, H2SE, देन H2S एंड देन H2O, ठीक है। ये इनकी एसिडिटी का क्या रहेगा, ट्रेंड रहेगा। ये किसके केस में है, ये केस के है, ये तो उसके हैलोजन के केस में है, और ये कैल्कोजेंस मतलब ऑक्सीजन फैमिली के ट्रेंड रहेंगे, ठीक है। इसी तरह से आप नाइट्रोजन और कार्बन फैमिली के जो है एसिड्स की स्ट्रेंथ देख सकते हैं। नाउ देखिए रीजन क्या है इस तरह की एसिडिटिक स्ट्रेंथ के लिए, जब आप टॉप टू बॉटम आते हैं, ठीक है, जब आप किसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम आते हैं, तो उसके केस में आपने क्या कहा है कि टॉप टू बॉटम आते हो तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाती है भाई, सबसे पहले कौन शो करता है, सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होती है आयोडाइड की, देन उसके बाद किसकी होती है, ब्रोमीन की, देन उसके बाद क्लोरीन हाइड्राइड की, और देन आपके पास फ्लोरीन हाइड्राइड की स्ट्रेंथ होती है, ठीक है। ये स्ट्रेंथ हम इसके अंदर दिखाते हैं जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं। रीजन इसका हम बताते हैं, देखिए कि रीजन क्या है। जब इसका रीजन देखा तो देखिए इस केस में हमने क्या देखा है कि जब आप टॉप टू बॉटम आते हैं, ठीक है, जब भी आप टॉप टू बॉटम जाएंगे, सपोज ये टॉप है और ये नीचे क्या है आपके पास, बॉटम है, ठीक है। जब आप टॉप टू बॉटम आते हैं तो उस केस में क्या होता है, ऑब्वियसली आप सभी को पता है इस चीज का कि उस केस में साइज क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। साइज क्या होती है उस केस में, इंक्रीज होती है। नाउ यदि साइज इंक्रीज हो रही है तो उस केस से क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पे दोनों ही चीजें का वेरी कर रही है साथ। एक तो आपके पास यहाँ पर क्या है, साइज चेंज हो रही है, साइज जो है वो वेरी कर रही है, साइज तो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, साइज इंक्रीज हो रही है। और जो आपके पास सेकंड फैक्टर जो है, जो हमने फर्स्ट लेफ्ट टू राइट गई तब स्टडी किया है, दैट इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। वो क्या है, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। आप सभी को पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो ट्रेंड होता है वो लेफ्ट टू राइट तो इंक्रीज होने का होता है, और टॉप टू बॉटम क्या होती है, वो डिक्रीज होती है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो ये इसका ट्रेंड है, ठीक है। लाइक यदि मैं बात करूं हेलोजन फैमिली की ही, तो हेलोजन फैमिली के अंदर मेरे पास क्या क्या है, मेरे पास प्रेजेंट है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ठीक है। इनके केसेस मेरे पास गिवन है। यदि मैं इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करूं और साथ ही साथ किसकी बात करूं, इनकी एटॉमिक साइज की, साथ ही साथ किसकी बात करूं, इनके एटॉमिक साइज की, तो देखिए जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज है वो यहाँ पर है इसके पास 4.0, क्लोरीन की है 3.0, ब्रोमीन की 2.8, और जो आपके पास आयोडीन है उसकी है 2.5। ओके, नाउ एटॉमिक साइज का यदि आप डिफरेंस देखते हैं तो कितना आता है इसके अंदर, ये आता है 0.64, देन आपके पास है 0.99, एंड देन 1.44 फॉर ब्रोमीन, एंड आयोडीन के लिए वैल्यू होती है 1.33 पिकोमीटर समथिंग, ठीक है। तो अब देखिए जब आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस देखते हैं कहाँ, स्टार्टिंग से, जब आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस देखते हैं आयोडीन टू फ्लोरीन, ठीक है,
फ्लोरीन से आयोडीन का डिफरेंस देखते हैं और दूसरी साइड आप किसको देखते हैं भाई, दूसरी साइड आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या है, एटॉमिक साइज में फ्लोरीन टू आयोडीन जाते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ क्या देख पा रहे हो, देखिए फर्स्ट केस में जब आपने क्या किया है, इसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस देखा है, तो वो कितना डिफरेंस पाता है, यहाँ पर जो डिफरेंस आता है वो अप्रोक्स 1.5 का आता है। 4.0 माइनस 2.5 इज अप्रोक्स 2.5। लेकिन यदि आप देखो, ठीक है, यहाँ पर देखते हैं साइज का डिफरेंस देखते हैं, 0.64 थी 1.33 हो गया। इसका मतलब क्या है, अप्रोक्स डबल से भी थोड़ा फालतू है। ठीक है, डबल है, अप्रोक्स हम बोल देते हैं अप्रोक्स डबल है। तो इसका मतलब क्या है कि हियर जो एटॉमिक साइज का जो फैक्टर है, इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन साइज इज मोर देन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेंज। हियर हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, हियर इफेक्ट ऑफ चेंज, ठीक है, या कह सकते हो इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन साइज, इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन size is more than the effect of electronegativity change। ठीक है, वो क्या दिख रहा है आपको, ज्यादा दिख रहा है। यदि ये ज्यादा है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ओवरऑल यहाँ पर जो आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेंज है उसको नेग्लेक्ट करके हम सिर्फ किसको देख सकते हैं, हम देखेंगे इसके अंदर इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन साइज, इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन साइज। जब हमने देखा तो आपने क्या देखा, टॉप टू बॉटम आए तो टॉप टू बॉटम क्या हुई, साइज तो इंक्रीज होती जा रही है। जैसे जैसे साइज इंक्रीज होगी, किसकी, हैलाइड्स की, ये हैलाइड्स है ना, हैलाइड की साइज जैसे जैसे इंक्रीज होगी तो उससे क्या होगा, जो बॉन्ड बनता है उसका H पॉजिटिव आयन के साथ, वो क्या बनता जाएगा भाई, वीक होता जाएगा, वो डिक्रीज होता जाएगा। क्योंकि देखिए एक हेलोजन एटम्स तो साइज में बड़ा होता जा रहा है, ठीक है, और हाइड्रोजन की साइज फिक्स है। तो आपके पास क्या कहता है, फेजन रूल आपको कहता है कि कटायन और एनायन की साइज यदि बड़ी हो, ठीक है, कटायन और एनायन की साइज यदि इक्वल हो तो उस केस में आपके पास बॉन्डिंग इफेक्टिव होती है। लेकिन कटायन की साइज बड़ी हो या एनायन की आपके पास साइज छोटी हो, ठीक है, या एनायन की साइज आपके पास क्या होती है, बड़ी है, और कटायन की साइज छोटी, मतलब इर्रिवेलेंट जो यदि इनकी साइज के अंदर आता है तो उस केस में जो बॉन्डिंग है वो कम इफेक्टिव हो जाती है, तो इजिली ब्रेक हो सकता है वो बॉन्ड, इजीली क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, और यदि इजीली बॉन्ड ब्रेक हो गया तो H पॉजिटिव जो है वो इजीली वहां से रिलीज होगा। जितना जल्दी H पॉजिटिव रिलीज होगा उतना ही आपके पास क्या होगा, आपका एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा, आपका एसिड क्या कहलाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा। आई होप आपको समझ में आया कि जैसे जैसे इंक्रीज होगा साइज के अंदर, वैसे वैसे जो बॉन्ड है बिटवीन हेलोजन्स एंड दूसरा कौन है, हाइड्राइड्स, उसके बीच में जो बॉन्ड है वो क्या होता जाएगा, वीक होता जाएगा। और वीक बॉन्डिंग की वजह से वहां से हाइड्रोजन इजीली क्या हो सकता है, रिलीज किया जा सकता है। और जितना ज्यादा हाइड्रोजन रिलीज किया जाता है, इट मीन्स वो आपके पास एसिड उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि आपने यहाँ पर ये देखा कि आयोडीन वो सबसे जल्दी हाइड्रोजन रिलीज कर देता है, उसके बाद कौन रिलीज करेगा, HBr रिलीज करेगा, उसके बाद HCl, और उसके बाद HCF रिलीज करेगा। ठीक है, तो ये था साइज का फैक्टर जो कि टॉप टू बॉटम जब हम आते हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ को एक्सप्लेन करता है। नाउ दो फैक्टर्स हमने पढ़ लिए कि एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, और दूसरा क्या है भाई आपके पास, साइज का फैक्टर। दूसरा क्या है, साइज का फैक्टर जो कि हाइड्रो एसिड्स की एसिडिटी को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तीसरा फैक्टर हम जो पढ़ सकते हैं उसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, जो हम यहाँ पढ़ेंगे, दैट इज हम इसको किसके द्वारा एक्सप्लेन कर सकते हैं, बॉर्न फेजन रूल के अकॉर्डिंग, बॉर्न फेजन हैबर साइकिल, फेजन हैबर साइकिल के थ्रू। ठीक है, मैं आपको साइकिल ड्रॉ करके शो कर देती हूँ कि देखिए स्टार्टिंग में हम यदि बात करें तो आपके पास
हम क्या बोले कि आपके पास जो एसिडिक स्ट्रेंथ है, यदि मैं हेलोजेंस का केस लूं और उनको एक्स मान लूं, एक्स की जगह आप यहाँ पे क्या रख सकते हो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन मान सकते हो। इस एक्स की जगह हमने क्या ले लिया है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन ले लिया है। ठीक है, जब इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को देखेंगे तो इसका जब आयोनाइजेशन देखें हम HX, तो ये कैसे आयोनाइज होता है भाई, ये आयोनाइज होता है आपके पास H पॉजिटिव एंड X नेगेटिव। ये जो बोन हैबर साइकिल है, बोन हैबर फेसन साइकिल जो है, उसने एक्वस स्टेट के अंदर, एक्वस स्टेट के अंदर जो है केमिस्ट्री को एक्सप्लेन किया। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास क्या है, तीनों के तीनों एक्वस स्टेट के अंदर है। ठीक है, उनके थ्रू एक यदि साइकिल हम देखें तो स्टार्टिंग में देखिए आपके पास क्या है, HX है। ओके, आपके पास क्या गिवन है, HX। मैं उसको यहाँ साइड में लिख राइट डाउन कर देती हूँ। आपके पास क्या है, HX कैसी स्टेट में है, एक्वस स्टेट के अंदर है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको किस में कन्वर्ट होना पड़ेगा, HX गैसियस स्टेट, HX गैसियस स्टेट। तो देखिए एक्वस से गैसियस स्टेट में जाना है, इसका मतलब डिहाइड्रेशन हुआ है। ठीक है, डिहाइड्रेशन होगा तो हम उसके लिए कौन सी एनर्जी बोलेंगे, डेल एच ऑफ डिहाइड्रेशन, चेंज इन एनर्जी ड्यू टू डिहाइड्रेशन, वहां से वाटर मॉलिक्यूल निकाल दिया गया है। अब ये जो गैसियस मॉलिक्यूल है, अब ये क्या करेंगे भाई, ये हमारे पास टूट जाएंगे गैसियस एटम्स के अंदर। ठीक है, गैसियस जो मॉलिक्यूल था वो गैसियस एटम्स के अंदर टूट जाएगा। क्या क्या टूटेगा, एक टूटेगा आपके पास H गैसियस मॉलिक्यूल और दूसरा किसमें, X गैसियस मॉलिक्यूल के अंदर ये ब्रेक हो गया है। नाउ हमें तो क्या चाहिए, हमें जब यदि मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करनी है तो आयनिक स्टेट में चाहिए होता है, तो गैसियस स्टेट के अंदर था ये, तो H जो था, ठीक है, और X जो था, उन दोनों ने क्या देखा, एनर्जी को गेन किया या रिलीज किया जाए, तो यहाँ पर एक आयोनाइजेशन एनर्जी होगी और दूसरी क्या है भाई आपके पास, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। हेलोजेंस इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे बाय लूजिंग एनर्जी। ओके, और जो हाइड्रोजन होता है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा। वो इलेक्ट्रॉन को जब रिलीज कर देता है तो क्या फॉर्म कर देगा, H पॉजिटिव। और इसी तरह से हेलोजन जब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे, मतलब उन्होंने ले लिया है, तो उनके ऊपर चार्ज आ गया नेगेटिव, नेगेटिव। ये दोनों के दोनों स्टेट किस में है, ये दोनों के दोनों स्टेट आपके पास है गैसियस स्टेट में। एटम से आपने किसकी फॉर्मेशन कर ली, आयंस की फॉर्मेशन कर ली। ठीक है, एटम से आयंस की फॉर्मेशन कर ली। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को यूनाइट करवाना है। ठीक है, यूनाइट करवाने के लिए मेरे पास गैसियस से मुझे एक्वस स्टेट में लेके जाना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, इनका हाइड्रेशन कर दिया। तो एनर्जी कौन सी होगी, डेल एच ऑफ हाइड्रेशन। दोनों ही केसेस में क्या होगी, डेल एच ऑफ हाइड्रेशन। ठीक है, दोनों केसेस में जब डेल एच हाइड्रेशन हुई तो आपके पास क्या फॉर्म हो गया, H पॉजिटिव एक्वस एंड X नेगेटिव एक्वस। जो क्या देते थे भाई आपके पास, जो कहाँ से आया है, जो आपके पास आया है HX से, एक्वस से आपके पास ये दोनों आयंस की फॉर्मेशन होती थी। ठीक है, यहीं से तो हुई है, जो हमने मेन स्टार्टिंग में देखी इक्वेशन जो लिखी है, HS एक्वस, वो क्या दे रहा है, H पॉजिटिव एक्वस एंड X नेगेटिव एक्सेस। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखते हो इस पूरी एनर्जी चेंज को आप डेल एच से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, जिससे आप एसिडिक स्ट्रेंथ बताओगे। नाउ देखिए यहाँ पर क्या होता है, जो आपके पास पूरा एनर्जी के अंदर चेंज होता है, जिसको आप बोलेंगे डेल एच। डेल एच वो क्या होगा आपके पास, वो सभी एनर्जीज का सम होगा। अब यहाँ पर कौन कौन सी एनर्जी आई है, देखिए सबसे पहले आपके पास आया डेल एच ऑफ डिहाइड्रेशन। ठीक है, जब एक्वस स्टेट से आप उसको गैसियस स्टेट में लेके गई, फिर किसका सम रहता है अभी यहाँ पे, डिसोसिएशन एनर्जी। जब गैसियस मॉलिक्यूल क्या हुआ, टूट गया, तो डिसोसिएशन एनर्जी। उसके बाद एक आयोनाइजेशन एनर्जी आई। जब गैसियस मॉलिक्यूल H पॉजिटिव क्या करा, एनर्जी को गेन करके H पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। एंड देन आपके पास आती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जहां पर एनर्जी को रिलीज करके गैसियस एनायन के अंदर कन्वर्ट हो गया X। और उसके बाद आ रखी है भाई इसके अंदर डेल एच ऑफ हाइड्रेशन। ठीक है, हाइड्रेशन जब करोगे तो उस केस में भी एनर्जी जो है रिलीज होगी, तो वो रिएक्शन भी क्या होगी, एक्सोथर्मिक। तो ओवरऑल यहाँ पे ये देखा गया कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और जो डेल एच ऑफ हाइड्रेशन है, ये दोनों की दोनों वैल्यूज तो किस में आती हैं, नेगेटिव में आती है। बाकी जो बची हुई एनर्जीज है वो किस में आती है भाई, वो बची हुई एनर्जी आपके पास उनकी वैल्यू पॉजिटिव में आती है, डेल एच उनकी वैल्यू पॉजिटिव होती है। ठीक है, तो देखिए जो ओवरऑल एनर्जी जो हमने देखी, सपोज कीजिए मैं यहाँ पे दो का एग्जांपल्स लेती हूँ कि आपके पास एक तो क्या है HF का केस है और दूसरा केस है HI का।
ठीक है। इनके अंदर मैं एनर्जीज को डिस्कस करती हूँ। कौन कौन सी एनर्जी को डिस्कस करूँ? डेल एच, डिहाइड्रेशन, दिस इज अ डिहाइड्रेशन, मैंने डी लिख दिया इसको। फिर इसके लिए है आपके पास डिसोसिएशन एनर्जी, फिर आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यूज, और फिर आपके पास है डेल एच ऑफ हाइड्रेशन। ये सब वैल्यूज है। तो ठीक है, इन सब की जो वैल्यू गिवन है यहाँ पर, वो क्या क्या गिवन है? फर्स्ट है इसके अंदर डिहाइड्रेशन वैल्यू आएगी इसके अंदर 49, और इसके अंदर दे रखी है 23। जैसे डिहाइड्रेशन वैल्यू होने के बाद डिसोसिएशन 568, और सेकंड की इसमें आ रखी है आयोडीन के लिए 299। ठीक है, देन इसके अंदर आपके पास ये सारी वैल्यूज जो है एक्सपेरिमेंटल फाइंड आउट है, मैं इनको समझाने के लिए यहाँ पे दिखा रही हूँ। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू किस में लिखोगे? नेगेटिव में। ऐसे ही आपके पास जो हाइड्रेशन की वैल्यू है वो भी किस में आती है? नेगेटिव में, -1600। ओके ऐसे ही जब हम आयोडीन का केस लेते हैं तो उसके केस में वैल्यू आती है 1312, फिर वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी 297 एंड देन 1381। ठीक है, अब जब ओवरऑल वैल्यूज फाइंड आउट की गई, जब इनकी ओवरऑल वैल्यूज फाइंड आउट की गई कि आपके पास इन सब का सम, ठीक है, इन सब एनर्जीज का सम और नीचे वाली इन एनर्जीज का सम, क्योंकि आपको तो डेल एच चाहिए ना, तो डेल एच यदि हमने देखा किसके केस में? HF के केस में, और डेल एच हमने देखा HI के केस में, तो HF में जो डेल आया वो आया 14। ओके, और जो आपके पास HI के केस में आया वो कितना आया? -45, ये आया वैल्यू। अब देखिए, अब हमने क्या कहा है कि जिसकी डेल एच की वैल्यू, जिसके डेल एच की वैल्यू लार्जर नेगेटिव वैल्यू आई है, लार्जर इज द वैल्यू ऑफ डेल एच, डेल एच की वैल्यू जिसकी लार्जर आई है, लार्जर वैल्यू यहाँ पर किसकी आई है भाई? लार्जर वैल्यू यहाँ पर किसकी आई है? नेगेटिव वैल्यू देखिए लार्जर, तो किसकी है भाई? आपके पास 45 है। वो कितनी है? 45 - 45, इट मीन्स ये क्या होगी? मोर फिजिबल रिएक्शन होगी, मोर फिजिबल रिएक्शन ये होगी। ठीक है, तो ये आपके पास था कि भाई इसके अंदर डेल एच की एनर्जी क्या है? माइनस में वैल्यू ज्यादा है, माइनस में वैल्यू ज्यादा है मतलब इसका क्या है? आपके पास वो वैल्यू कम होती है माइनस की। तो यहाँ पर क्या करना है? यदि मुझे एच आई को तोड़ना है तो मुझे थोड़ी सी एनर्जी देनी पड़ेगी, लेकिन मुझे एच एफ को तोड़ना है तो ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। इसीलिए जो ट्रेंड इसके अंदर आया वो क्या आया? पहले आयोडीन, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, एंड देन फिर फ्लोरीन। ठीक है, ये इसका ट्रेंड आया। ठीक है, तो इस ट्रेंड को हम इसके थ्रू भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। बोर्न फेजन हैपर साइकिल, जिसके अंदर हम जो है उनकी सम देखते हैं एनर्जीज का। ठीक है, हम उसके अंदर डेल एच का सम देखेंगे कि जिसकी डेल एच की वैल्यू जितनी ज्यादा नेगेटिव आएगी, इसका मतलब वो उतनी ही जल्दी रिएक्शन फिजिबल होगी। ठीक है, वो रिएक्शन उतनी ही जल्दी फिजिबल है। ओके, तो इसको हम अप्लाई कर सकते हैं सभी जो आपके पास हैलोजेंस हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम। यस, हमने क्या क्या देखा? हमने देखा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर जो है क्या देख रहे हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर डिपेंड कर रही है एसिडिक स्ट्रेंथ। दूसरा हमने देखा साइज के ऊपर भी डिपेंड कर रही है। थर्ड हमने देख लिया किसके अकॉर्डिंग? बोर्न, दिस वन इज बोर्न हैबर साइकिल के अकॉर्डिंग भी क्या है? बोर्न हैबर फेजन साइकिल के अकॉर्डिंग भी देख लिया। ठीक है, कि जिसकी आपके पास डेल एच की वैल्यू जितनी नेगेटिव होती है वो उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ठीक है, अब एक और फैक्टर है जिसके ऊपर एसिडिटी ऑफ हाइड्राइड्स डिपेंड करती है। ठीक है, तो वो डिपेंड करती है ऑन द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ देयर कंजुगेट बेस, ऑन द बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ देयर कंजुगेट बेस। ठीक है, अब देखिए, जब हम रिएक्शंस लिखते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि भाई आपके पास एक रिएक्शंस है। एसिड के लिए मैंने एक रिएक्शंस लिखी कि इसने क्या किया है? H पॉजिटिव आयंस एंड X नेगेटिव आयंस जो है सॉल्यूशन के अंदर दे दिए। ओके, तो यदि आपसे यहाँ पर जो X है वो आप सभी को पता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन है। ठीक है, यदि मैं बात करूँ HF, ठीक है, HCl हेलोजेंस के केस में, देन आपके पास है HBr एंड देन है आपके पास HI। ठीक है, तो इन सभी के जो कंजुगेट बेस होते हैं वो क्या होंगे? ये एसिड है, ये सारे के सारे क्या है? एसिड है। यदि इनकी कंजुगेट बेस की मैं बात करूं तो इनके कंजुगेट बेस क्या होंगे भाई? यहाँ पर HF का हो जाएगा F नेगेटिव,
HCl का HCl नेगेटिव, HBr का Br नेगेटिव और HI का I नेगेटिव। ठीक है, ये इनके सभी के कंजुगेट बेस है। तो आपने क्या पढ़ा है, आपने देखा कि जैसे जैसे आप क्या करते हो भाई, HF से नीचे आए हो, आयोडीन की साइड आए हो, ठीक है, टॉप टू बॉटम जब आए, ठीक है, टॉप टू जब आप बॉटम आते हो, जब टॉप टू बॉटम आते हो तो उस केस में क्या होता है भाई, जो इनके कंजुगेट बेस की जो आपके पास साइज है वो क्या होती जा रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, द साइज ऑफ कंजुगेट बेस, द साइज ऑफ कंजुगेट बेस इंक्रीजेस, वो क्या हो रही है, इंक्रीज होती है। यदि इंक्रीज होगी तो ऑब्वियसली साइज जैसे जैसे इंक्रीज होगी तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या मिलेगी आपको उस केस में, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या मिलेगी, लेस मिलेगी, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन्स को बड़ा स्पेस मिल गया है, वो दूर दूर रह सकते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहां पर कम मिलेगी। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यदि कम मिलती है तो इसका मतलब क्या है भाई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है तो वो जो आपके पास टेंडेंसी टू अट्रैक्ट ए प्रोटॉन ऑल्सो डिक्रीजेस, की प्रोटॉन को अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी है वो भी क्या हो जाएगी, उनकी कम हो जाएगी। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, टेंडेंसी टेंडेंसी टू अट्रैक्ट प्रोटॉन, टू अट्रैक्ट प्रोटॉन ऑल्सो क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, वो भी डिक्रीज हो जाती है। यदि वो डिक्रीज हुई तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, तो बेसिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा आपके पास, अट्रैक्ट करने की पावर प्रोटॉन को क्या कहलाती है, बेसिक ना, बेस बनना उसका। ठीक है, तो उनका बेसिक कैरेक्टर क्या हो जाता है, डिक्रीज होता है, दैट इज बेसिक कैरेक्टर, बेसिक कैरेक्टर क्या होगा आपके पास, डिक्रीज, बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज हो गया। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा बेसिक तो फ्लोरीन था, उसके बाद जो बेसिक कैरेक्टर है वो कम होता चला गया, फिर ब्रोमीन का और फिर आयोडीन का। ठीक है, आप सभी को पता है कि जो आपके पास एज वी नो कि जो वीक कंजुगेट बेस होते हैं, वीक कंजुगेट जो बेस होंगे, वीक कंजुगेट जो बेस होते हैं उनका जो आप क्या देखते हो, 1 से मिनट हम यहाँ पे लिखेंगे इसको, या नीचे राउट डाउन कर देती हूँ मैं इसको, इंपॉर्टेंट थिंग है ये कि जो आपके पास वीक कंजुगेट बेस जो होते हैं उसका एसिड कैसा होता है, हैज ए स्ट्रॉन्ग एसिड, हैज ए स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, जिसका कंजुगेट बेस जितना ज्यादा वीक रहेगा उसकी एसिड उतना ही स्ट्रॉन्ग रहेगा। और हमने देखा कि यहाँ पर बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज होता जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि जो कंजुगेट बेस है HI का आई नेगेटिव वो सबसे वीक बेस है, तो इसका मतलब ये सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा यहाँ पर। ठीक है, उसी तरह से आप क्या देखते हो, F नेगेटिव, F नेगेटिव क्या है भाई आपके पास, ये आपके केस में यहाँ पर सबसे ज्यादा बेसिक कैरेक्टर शो करता है। ठीक है, सबसे ज्यादा बेसिक कैरेक्टर शो करता है ये कंजुगेट बेस, तो इसका जो एसिड रहेगा HF वो क्या रहेगा, वीक एसिड। ठीक है, तो इसमें हम रिवर्स भी लिख सकते हैं नीचे कि स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस हैज ए वीक एसिड। ठीक है, आप इसको यहाँ पर जो है याद कर सकते हो। तो इसके हिसाब से आपने देख लिया, इसके हिसाब से मुझे क्या दिखाई दिया, इसके हिसाब से तो मुझे ये दिखाई दिया कि यहाँ पर HI सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है क्योंकि इसका बेस सबसे ज्यादा वीक है। ठीक है, जिसका बेस जितना ज्यादा वीक, ठीक है, जिसका बेस नहीं, जिसका कंजुगेट बेस जितना ज्यादा वीक वो एसिड उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ, तो HI, देन आपके पास HBr, देन आपके पास HCl और देन आपके पास HF। ठीक है, ये है इसके अंदर रीजन। तो इसमें हमने कहा है कि बोर्न हैबर साइकिल के बाद यदि हम हाइड्रो एसिड्स की एसिडिटिक स्ट्रेंथ देखें, ठीक है, तो वो डिपेंड करती है कि उनके कंजुगेट बेस की बेसिक स्ट्रेंथ कितनी है। जिसके कंजुगेट बेस की बेसिक स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा रहेगी वो उतना ही वीक एसिड फॉर्म करेगा।
ठीक है, आप इसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लिख सकते हो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, ठीक है। और जिसके कंजुगेट बेस की बेसिसिटी जितनी ज़्यादा कम रहेगी वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो मैंने इसको यहीं पे राइट डाउन कर दिया है, तो आप इसको यहाँ पर हाईलाइट कर सकते हो कि आपके पास, आप इसी को भी याद रख सकते हो कि जिसके बेसिक स्ट्रेंथ कंजुगेट बेस की जितनी ज़्यादा, उसके स्ट्रॉन्गनेस उतनी ही कम मिलेगी, उस एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ उसकी उतनी ही कम मिलेगी। Well, students, in this video lecture, we see that how the strength of acids is depends upon Ka factors, pKa factors, and then we see that how the strength of hydroacids vary within the period, within the group, and on other factors which it can depends. ठीक है students, तो ये था आपके पास strength of hydro acids. Thank you students.